चलिए, रीमान इंटीग्रेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 लेक्चर का टॉपिक है ना। 3 लेक्चर हम लोग इसमें लेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि आराम से ही खत्म हो जाएगा, यानी बाई 3 Feb हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, है ना, मेरे हिसाब से। अब देखिए, रीमान इंटीग्रेबिलिटी में जो पहला टाइप है क्वेश्चन का जो CSIR में पूछा जाता है वो होता है कि चेक रीमान इंटीग्रेबिलिटी। मतलब कोई फंक्शन गिवन होगा आपको और पूछा जाएगा कि क्या ये रीमान इंटीग्रेबल है ना। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर द फंक्शन गिवन फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल और नॉट। दूसरा टाइप क्या है, अपर सम फाइंड अपर सम एंड लोअर सम। अगर आप CSI नेट के क्वेश्चन देखेंगे तो 2 क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद है, लिटरली याद है, कि जिसमें उन्होंने अपर सम और लोअर सम पूछा था, ठीक है। लेकिन वो पूछते कब हैं अपर सम और लोअर सम, देखिए वो भी चालाक है। वो कब पूछते हैं, मोस्टली व्हेन f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, तब वो पूछते हैं अपर सम और लोअर सम। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब जब नॉट रीमान इंटीग्रेबल होता है फंक्शन, मतलब जो गिवन फंक्शन, वो जो फंक्शन देंगे आपको वो मोस्टली नॉट रीमान इंटीग्रेबल होता है ना। मोस्टली क्या, अगर मैं भी बनाऊं तो मैं भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाऊंगा, और अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आप भी बनाएंगे तो वही क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया, ठीक, तो जो अपर सम होता है, सॉरी, जो अपर सम होता है, ठीक है, अपर सम जो होता है वो लोअर सम के इक्वल होता है। तो आप मोस्टली कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, Yes, जिसमें दोनों अपर और लोअर सम सेम हो, ठीक है। तो मान लीजिए 4 में से 2 में सेम दिए हुए हैं और 2 में डिफरेंट दिए हुए हैं, तो 2 में जिनमें डिफरेंट दिया हुआ है बात तो वहीं खत्म हो गई, वो तो वहीं कट गए, 50-50 हो गया। अब आप अगला काम ये करेंगे कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो क्या होता है, तो बड़ी आसान सी चीज होती है कि यू कैन इंटीग्रेट इट। आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन देखो। इफ द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल दैट मींस इट्स इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। 12th स्टैंडर्ड में जो हमें सिखाया जाता है उससे, और एक बार आपने इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व कर ली, है ना, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज ये अल्फा है, यही वैल्यू होगी अपर सम की और यही वैल्यू होगी लोअर सम। और लोअर सम की। और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। क्या चाहते हैं वो, कि रीमान की डेफिनेशंस, जो अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशंस हैं, आप उनका इस्तेमाल करके रीमान इंटीग्रेबिलिटी में लोअर सम और अपर सम को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के आपको ऐसे फंक्शन ही देते हैं जो नॉट रीमान इंटीग्रेबल है। नॉट रीमान इंटीग्रेबल मतलब अपर सम कुछ और होगा, विच विल बी नॉट इक्वल टू इट्स लोअर सम। और जब इक्वल नहीं होंगे तो आपको कैलकुलेट, अब क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है इसलिए यू कैन नॉट इंटीग्रेट, है ना। और जब आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो फिर आपको डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है, जो 12th वाले बच्चों के जैसे आप लोग निकाल के ले जाते हैं, है ना, वो नहीं चलता है इसमें। तो याद रखिएगा ये मेरी बात, मोस्टली CSIR में अगर पूछा जाता है तो नॉन रीमान इंटीग्रेबल पूछा जाता है। और एक बात बताऊं आपको, ठीक है, अच्छा भाग्यश्री बता रहे हैं, देखो बच्चे बता रहे हैं कि यही एग्जाम्पल था, है ना। और एक बार क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैं एग्जाम में इसको जब मैंने सोचा रीमान के सेंस में नहीं है तो लेबेक के सेंस में तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है लेकिन लेबेक इंटीग्रेबल है। लेबेक जो है वो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया CSIR नेट का पैटर्न, रीमान इंटीग्रेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछने वाला। इस पैटर्न की पहली चीज को डिस्कस कर लेते हैं,
व्हेन एफ विल बी रीमान इंटीग्रेबल। आपको थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर सकता है कि अरे सर तो पहले ही रिजल्ट लिखवा दे रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं। तो देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे कि, लेकिन पहली ग्लांस में आप देख के बता दें कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, इसके लिए ये पूरी शीट, ये जो आपको एक ये वाली शीट भरी जाएगी, ये पूरा आपको आइडिया दे देगी। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन जो है, याद रखिएगा सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट। ठीक, नॉट सफिशिएंट क्या, फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। अगर कोई अनबाउंडेड फंक्शन आ जाए, दैट इज इफ f इज अनबाउंडेड, तुरंत इंप्लाई कर दीजिए कि नॉट रीमान इंटीग्रेबल। वही जैसे लिमिट जीरो हो गई समेशन an में, लिमिट जीरो होती है, ये प्राइमरी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, मतलब सिर्फ इतने से क्लेम नहीं होगा। लेकिन अगर लिमिट ही जीरो नहीं आई तो आप तुरंत कह दीजिए नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो यानी कि बेसिक कंडीशन क्या है, फंक्शन हैज टू बी बाउंडेड। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड डिफाइंड ऑन क्लोज्ड ए बी, ये रीमान के सेंस में। ठीक है, बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इसमें मैं फंस गया था, मैं सबको बताता हूँ ताकि ध्यान जाए, है ना। मुझे किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेट अस से 1, इज दिस रीमान इंटीग्रेबल। तो मैंने कहा यस इट इज रीमान इंटीग्रेबल, कंटीन्यूअस फंक्शन था, मैंने सोचा रीमान इंटीग्रेबल तो है ही। मैंने उनसे ना, उन्होंने डोमेन बताया ना मैंने उनसे पूछा, है ना। मैंने अंडरस्टूड कर लिया कि मतलब फॉर ग्रांटेड ले लिया, मैंने कहा रीमान इंटीग्रेबल। उन्होंने कहा ओके इफ इट इज इंटीग्रेबल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 dx। अब उन्होंने क्या किया, डोमेन को पूरा स्ट्रेच कर दिया पूरे आर पे। उन्होंने कहा फाइंड दिस वैल्यू। क्यों, अगर रीमान इंटीग्रेबल है दिस वैल्यू हैज टू बी फाइनाइट। यस सर, यस सर, आई वाज स्पीचलेस बिकॉज़ मुझे ये कंडीशन ध्यान नहीं रही। तो मैं इसीलिए सबको ध्यान से पढ़ाता हूँ कि ये वाली कंडीशन, फंक्शन तो बाउंडेड होना ही चाहिए, डोमेन भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन बाउंडेड था लेकिन हाँ डोमेन, फंक्शन तो बाउंडेड था लेकिन यस देखो डोमेन बाउंडेड नहीं था, उन्होंने अनबाउंडेड डोमेन थैंक में यू दे ये दिया, तो शेयर फिर आप करने के लिए। रीमान इंटीग्रेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर डिफाइंड है, क्लोज्ड एंड यस बाउंडेड। सर, इसीलिए आप कोई भी बुक उठा के जब थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी आपको इसी इंटरवल पे शुरू होती है। ठीक है, तो पहली चीज हमने ये क्या सीखी, नेसेसरी पार्ट हो गया हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहली चीज हमने क्या सीखी कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, और दूसरी चीज हमने सीखी इट हैज टू बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। यानी कि प्राइमरी लेवल पे आपको क्या चाहिए, प्राइमरी लेवल पे देखो, मैं तो हर चीज को क्लासिफाई करके लिखने में बड़ा विश्वास रखता हूँ, मुझे बड़ा फायदा होता है, तो आपको भी सजेस्ट करूंगा। ऐसे एक पेपर पे लिख दिया है ना, देखो क्या लिख दिया कि एफ जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल से डिफाइन होना चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या, बाउंडेड होना चाहिए। ये बात हो गई प्राइमरी लेवल पे, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी फेल हो रहा है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इतना सब हो रहा है, व्हाट इफ एफ इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, यानी कि जो प्राइमरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, फिर क्या करोगे। तो मैं आपको लिखाता हूं, है ना, कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, रिजल्ट्स टू चेक रीमान इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, किसके, व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम दिस एंड इट इज बाउंडेड। पहला, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। याद रखिए कब, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यही सोच के मैंने वन को बोल दिया था कि ये रीमान इंटीग्रेबल है ना। तो आपके साथ ऐसा ना हो, ये लेके चलिए कि बाउंडेड फंक्शन हो
है ना, और सॉरी बाउंडेड फंक्शन हो और इस पे डिफाइन, तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज बाउंडेड, अच्छा इस पे कंटिन्यूअस फंक्शन अगर डिफाइन होगा क्लोज तो ऑटोमेटिकली वो बाउंडेड हो जाता है। ठीक, तो पहली चीज तो आ गई, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सेकेंड चीज क्या है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है, सपोज इफ नॉट कंटिन्यूअस then it must have only countably infinite number of discontinuities। ठीक है, मतलब सर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फिर क्या चेक करें, डिसकंटिन्यूटी चेक करो। अच्छा डिसकंटिन्यूटीज चेक करी, सर फाइनाइट पॉइंट्स 5 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कर दो रिमान होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, कर दो रीमान इंटीग्रेबल है, कोई दिक्कत नहीं। सर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, अरे भाई इनफाइनाइट मतलब क्या है, अच्छे से बताओ। अगर काउंटेबल है तब तो रीमान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो फिर नेवर रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, यानी कि अगर कंटिन्यूटी हो वेल एंड गुड, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या होना चाहिए, काउंटेबली मैनी, ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा, फंक्शन विल बी। अब इसी को देखते हुए एक और क्लास का फंक्शन अंदर आ जाता है, कौन, आप जानते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्या, अगर मैं लिखूं एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मान लीजिए इस कंडीशन को हम लोग स्टार नाम देते हैं, ठीक है, सेटिस्फाइंग स्टार इज रीमान इंटीग्रेबल, तो क्या ये नया मतलब नया रिजल्ट है या फिर सेकंड वाले से ये इंप्लाई हो रहा है, बताइए। अच्छा बताइए, अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो क्या उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है, नहीं है सर, उसमें नहीं तो नहीं है डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है ना, सर, हो हो सकती सकता है। जंप अगर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी जंप है, डिसकंटिन्यूटी, ओके, अगर जंप डिसकंटिन्यूटी, अगर डिसकंटिन्यूटी है तो कौन सी वाली होगी, जंप फाइनाइटली मैनी जंप सर, जंप मतलब डिसकंटिन्यूटी। इस तरह के काउंट कर discontinuity। सकते हैं मतलब सर। यस सर। इसका मतलब आपकी आइसोलेटेड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी, यानी कि ये जो सेट ऑफ यस सर। डिसकंटिन्यूटी है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एनी मोनोटोनिक फंक्शन इज काउंटेबली इनफाइनाइट। रिकॉल कर लो भैया, भूल जाते हो तुम लोग, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एनी, इसको कितने अलग अलग तरह से कराया था मैंने, है ना, फिर भी आप भूल जाते हैं, एवरी यस सर। मोनोटोनिक फंक्शन, एग्जांपल लेके भी करवाया था, अभी मुझे याद है, फंक्शन इज ऑलवेज काउंटेबल, यस सर। काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे ही आपको रिजल्ट नंबर 2 मिला था, आपको कहना चाहिए सर मोनोटोनिक फंक्शन इस क्लास में आ जाएंगे, इसका मतलब एवरी मोनोटोनिक फंक्शन विच इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंड इंटरवल इज रीमान इंटीग्रेबल। सही है। यस सर। यस सर। अब आइए लास्ट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है ना, अ फंक्शन हैविंग, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते, इफ मेजर ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, देखना ये उससे भी जनरलाइज रिजल्ट है, फॉर एनी फंक्शन
आ गया सर। हम्म, अब देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर फंक्शन के पास कंटिन्यूटी है, वेल एंड गुड, है ना। अगर फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी है लेकिन सर मेरा फाइनाइट एक काउंटेबल है, वेल एंड गुड। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, बहुत अच्छी बात है, रीमान इंटीग्रेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये जो रिजल्ट लिखवा रहा हूं ना, इसका एक और पहलू है ना। अगर किसी फंक्शन मतलब सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, याद रखिए, डिसकंटिन्यूटीज का सेट जो है उसका मेजर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, दैट इज मेजर ऑफ, मान सर उन पे मैंने ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रहा है। अच्छा, मेजर जब जीरो, किसी सेट का मेजर जीरो होता है तो हम लोग मेजर थ्योरी में कुछ पढ़े हैं चंदन जी, याद है आपको? यस सर, तो उसी का हम वेट करेंगे सर, कैसे इसको ये करेंगे, डिफेंड हाँ करेंगे हाँ हाँ। और मुझे शायद तो ये बहुत कंफर्टेबल हो डिफिकल्ट जाए लगता है, मुझे आज मैं- तक समझ में ही नहीं आया। चलिए फिर मेजर से थ्योरी वही, बहुत इंटरेस्टेड है। फिर से मैं एक बात जी। बता दूं, समझ में नहीं आया, पैसा वापस, ठीक है। सेट ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो मेजर होता है वो जीरो हो, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि पहले बताओ मेजर क्या होता है, और जब ये पता चल जाए कि मेजर क्या होता है तो वो कौन से सेट होते हैं जिसके लिए मेजर जीरो होता है, ठीक है। तो हम इस स्लाइड को छोड़ के आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि मेजर क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, इसको कहते हैं, एक एक शब्द जो मैं लिखवा रहा हूं, बस इसी को ध्यान में रखना है, लेंथ ऑफ एनी सेट, ठीक। यस सर। जैसे रियल लाइन का एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है, मतलब डिस्टेंस का एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट क्या है, मीट्रिक। मीट्रिक क्या होती है, दो पॉइंट्स के यस बीच सर। का डिस्टेंस, डिस्टेंस। है ना। तो ये मॉड जो यूजुअल डिस्टेंस जो डिफरेंस से हम लोग निकालते थे कि 1 और 2 के बीच का डिफरेंस निकाल लो, वो डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होगा कि हम अपनी तरफ से डिस्टेंस फंक्शन निकाल पाएंगे, मतलब हम अपना डिस्टेंस फंक्शन बना लें कि मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस हाफ है, मतलब क्यों, क्योंकि मैंने अपना डिस्टेंस फंक्शन ऐसे बना लिया, x माइनस वाई बाई टू, ठीक है, x माइनस वाई बाई टू। तो यानी कि क्या मैं अपना डिस्टेंस फंक्शन बना सकता हूँ, आंसर इज यस, है ना। और फिर उसके ऊपर जो पूरा एनालिसिस होगा वही पूरा का पूरा जो है वो मीट्रिक स्पेस कहलाता है ना, स्टडी ऑफ मीट्रिक स्पेस। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लेंथ ऑफ क्लोज्ड जीरो वन, बताइए। बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड जीरो वन। 1 minus 0 1 सर 1 आएगा, लेकिन सबका सुप्रीमम हम ले नहीं नहीं लेंगे। नहीं, सुप्रीमम नहीं, लेंथ ऑफ इंटरवल की बात कर। तो सबका सर ये 1 है, 1 नीचे 2 वाले का 10। सर 1 है, 2 है, 10 है। 10 है, सबका 1 थोड़ी है ना। ये क्या हो नहीं गया, सर। ये हो गया लेंथ ऑफ, ये तीनों के तीनों का कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ इंटरवल, है ना। और Yes, sir. इंटरवल भी तो एक तरह का सेट है ना। तो किसी ने Yes, सोचा, sir. किसी मैथमेटिशियन ने सोचा कि इसकी लेंथ बताओ 0 टू इंफिनिटी, तो किसी सज्जन ने कहा कि ये तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है, इन्फिनिटी, इसकी लेंथ फाइनाइट नहीं है। तभी कहते हैं ना, नॉन जो इनफाइनाइट इंटरवल होता है वो फाइनाइट लेंथ का नहीं होता। फाइनाइट लेंथ का इंटरवल मतलब फाइनाइट इंटरवल, बाउंडेड इंटरवल, ठीक है। yes, तो ये तो हो गई बात लेंथ ऑफ इंटरवल की। अब मैंने एक सेट डिफाइन किया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार एक बात बताओ, अगर मैंने एक सेट डिफाइन किया जो कुछ ऐसा हो, तो क्या इसकी भी लेंथ मैं निकाल सकता हूँ, कैन आई थिंक अबाउट लेंथ ऑफ ए। तो आंसर क्या आएगा, हाँ बिल्कुल, एक लेंथ इसकी हो गई प्लस एक लेंथ इसकी हो गई। तो फिर मैथमेटिशियन ने पूछा ओके ओके, अगर मान लो 0 to 1 यूनियन हाफ टू हाफ टू 2, अब क्या करोगे, अब लेंथ कैसे निकालोगे, व्हाट इज लेंथ ऑफ बी। तो बताइए, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस इसका लेंथ आई थिंक 3/2, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3/2। क्या ये लिखना सही है। मेजर यहाँ थ्योरी में तो सर यूनियन को प्लस ही कर देते हैं। यहाँ पर ये गलत है। 0 से 1 तो
0 से 1 तो हम लोग काउंट कर रहे हैं सर, लेकिन फिर यहाँ पर हाफ काउंट दोबारा हो जा रहा है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये देखिए ये हाफ से ये 2 तक ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इसका Yes. मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट को फिर से देखना चाहिए, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हटा लेना चाहिए। तो खैर ये भी रिजॉल्व हो गया। फिर किसी ने कहा एक बात बताओ, अगर मैं कोई सेट डिफाइन करूं, क्या मान लो मैंने एक सेट डिफाइन किया 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, ठीक है। ये सेट क्या करता है, रियल लाइन पे 0 से 1 से लेके 1 फिर 1/2 1/n टाइप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कंसीडर कर लेता है। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है क्या, अभी आ रही है? अभी आ रही है? हेलो। तो अब देखिए मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ये आपको हटाना पड़ेगा, लेंथ आपकी निकल आएगी। Yes, sir. उसने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपका जो लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब है वो मतलब रियल लाइन पे फाइनल माइनस इनिशियल टाइप से कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा हाँ, तो आप ये बताइए अगर मैं 1/n टाइप के सेट की बात करूं, ऐसे लिखूं, लेट अस से इसको मैं c डिफाइन कर रहा हूं और मैं पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज लेंथ ऑफ c, व्हाट इज लेंथ ऑफ c। अब आप रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने 0 से 1 के बीच का डिफरेंस निकाल के कह दिया कि दिस इज 1, तो मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों? क्या ये 0 1 के जैसा है क्या? ये वाला तो अनकाउंटेबल है नहीं। ना। अब मैंने एक और नया सेट डिफाइन किया, मैंने कहा एक सेट ले लो d डिफाइन करो 1/n + 1/m, n, m belong to natural number. Now tell me length of d। अब आपके पास एक जवाब था, आपने कहा सर हमने इंटरवल की लेंथ निकालना सीखा था, आपने हमें इंटरवल नहीं दिया है, चाहे c हो या d हो, इनमें से कोई इंटरवल नहीं है। बताइए सही है? यस सर। यस सर। लेकिन तब मैथमेटिशियंस ने सोचा कि क्या हम इंटरवल की लेंथ को, है ना, कॉन्सेप्ट किसका था, लेंथ ऑफ इंटरवल, इसको किसी लेंथ ऑफ एनी सेट पे एक्सटेंड कर सकते हैं? मतलब क्या हम इंटरवल के अलावा किसी रैंडम सेट की लेंथ के बारे में भी सोच सकते हैं? तो हमने कहा देखो लेंथ तो वो होता है कि सीधी सीधी, है ना, ये लेंथ हो गई। सेट के लिए लेंथ नाम का वर्ड जो है ये ठीक नहीं है, तो इसको किससे रिप्लेस किया गया? इसे रिप्लेस किया गया मेजरमेंट, ठीक है। तो जब मामला इंटरवल यानी इंटरवल से ऊपर उठ के किसी सेट के ऊपर चला गया, तब लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो मेजर की तरफ आ गया। और इसी डिफरेंट सेट्स के मेजर्स को कैसे निकालना है ना, कब, जैसे आपने देखा होगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इनका मेजर, इनर मेजर, आउटर मेजर, है ना, 2 मेजर होते हैं, इनर मेजर और आउटर मेजर। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है उसी का एक्सटेंशन जब सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है तो वो चीज मेजर बन जाती है, ठीक है। अब ये मेजर काम एक्चुअली सर उस सेट को भी लेंथ इंटरवल पे ही करके हम एक्चुअली लेंथ निकाल रहे हैं ना, फिर भी तो लेंथ ही पे ही काम हो रहा है। देखिए आप उसको इंटरवल कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो मामला बहुत आसान हो जाता जी, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दूसरे तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रियल लाइन पे क्या होता है, एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कुछ ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, मामला ओपन बॉल से डिसाइड होता है, सॉरी इसमें डीएक्स टोपोलॉजी में हर चीज कहां से डिफाइन होती है, ओपन बॉल। क्यों? क्योंकि यही सबसे छोटा, देखते हैं ना गांव की दुकानों में कोई सबसे छोटा बांट होता है, वही काम आता है, ये सबसे छोटा बांट है, मेजरमेंट है ना, तो काम आता है। सिमिलरली मेजर थ्योरी मतलब अगर किसी आर्बिट्री सेट की लेंथ के बारे में सोचना है, आप समझ पा रहे हैं, अगर मतलब क्या मैं 1/n को भी नाप सकता हूँ, क्या ना मेजर n? यस सर, मतलब इंटरवल से भी छोटा हम लेके चले। Yes, you can measure
दिस वाया यूजिंग मेजर थ्योरी, और एक पूरी की पूरी मैथमेटिकल ब्रांच डेवलप हो गई मेजर थ्योरी के नाम से। ठीक है, अब उस पे हम लोग लेंथ उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम लोग आपको ये बताएंगे कि मेजर के कुछ प्रमुख रिजल्ट्स कौन से हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो मेजर से रिलेटेड पहले तो बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कैन वी थिंक ऑफ लेंथ ऑफ दिस सेट? ठीक है, तो एक मेजर थ्योरिस्ट आपको क्या बोलता है? यस, है ना? और ये है क्या? इसके हाथ में एक बुक है, ये बनी हुई है मेजर, मेजर थ्योरी। देखो कितना बढ़िया कार्टून बना दिया, है ना? ये सर कार्टून आप बजाते हैं शुरू से। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन से रिजल्ट्स हैं? फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग मेजर थ्योरी। रिगार्डिंग मेजर थ्योरी नहीं लिखूंगा, सिर्फ मेजर। तो मेजर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट, अगर सेट जो है वो आपका इंटरवल है, तो बताओ मेजर क्या है? लेंथ। लेंथ। एग्जैक्टली, Length. दैट इज, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मेजर ऑफ दिस सेट, तो आप बोलोगे सर 1। 1. यस सर। मैं पूछूं मेजर ऑफ 0 to infinity, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। राइट। मतलब जो लेंथ होती है वही मेजर हो जाएगा। तो अगर कोई बिल्कुल। सेट इंटरवल आपके हाथ लग जाए, उसका मेजर पूछ दे, तो समझ लो आपने बहुत पुण्य किए हैं, इतना आसान क्वेश्चन किसी से पूछा नहीं जाता, है ना? सेकंड जो रिजल्ट लिख रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ एवरी फाइनाइट सेट इज 0। यानी कि अगर मैं आपको कोई सेट दूं 1 to 100 और मैं पूछूं व्हाट इज मेजर ऑफ सेट, आप बोलेंगे 0। तो कोई भी फाइनाइट सेट होगा उसका मेजर 0 होता है। थर्ड, इसके अलावा आपको कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, मेजर ऑफ एवरी काउंटेबल सेट इज 0। यानी इससे एक कदम और आगे बढ़ गया, काउंटेबल सेट इज, मेजर थ्योरी का बहुत बढ़िया थ्योरम है सर ये। हाँ एकदम, और ये बहुत बार पूछा जाता है, मैं खासकर एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी का सुपर हिट क्वेश्चन है सर। हाँ एकदम, काउंटेबल सेट इज 0, है ना? अब देखिए इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेट है 1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा सेट है 1/n + 1/m, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बताइए व्हाट इज मेजर ऑफ s? Sir, 0. एग्जैक्टली, व्हाट इज मेजर ऑफ s प्राइम? 0। 0. What is measure 0. of q? 0. What is measure of 0. n? 0. What is measure of 0. uh, Z. Sir, हाँ, Z. हाँ, तो अब क्योंकि आपने 0 बोल दिया है तो आपको z ही लिखवाना है ना? अब मैंने यहाँ पे लिख दिया होता मेजर ऑफ q कॉम्प्लीमेंट, तो फिर है ना, सर तब नहीं आता 0. अब चिड़िया उड़ चुकी थी पहले ही, तो फिर अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण, ये रिजल्ट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर केस है। चौथा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है फाइनाइट सेट 0, काउंटेबल सेट यानी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट 0, व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल सेट? तो यहाँ लिखिए यस सर। मेजर ऑफ अनकाउंटेबल सेट। कई बार लोगों को लगता है कि अनकाउंटेबल का तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेजर ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स में और मे नॉट बी 0, मतलब 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप पूछेंगे सर नहीं हो सकता है कि, तो ढेरों एग्जांपल है, जैसे 0 to infinity यही ले लो, है ना? 0 क्या ये फाइनाइट हो जाए। आप 0,1 इंटरवल ले लो, इसका 1 आ जाएगा विच इज नॉन जीरो, है ना? ये अनकाउंटेबल सेट है। तो सर आप Yes. मुझे ऐसा अनकाउंटेबल सेट बता दो जिसका मेजर 0 है, तो बस वही सेट का तो वही तो मैजिक है ना? याद रखिए कैंटर सेट जो होता है, यस सर, इसके बारे में बताया था आपने कि क्लास लेंगे एक। अनकाउंटेबल सेट
कई बार इंटरव्यू में मुझे तो अभी लेटेस्ट जो है NIT आंध्र प्रदेश के इंटरव्यू में मुझे यही क्वेश्चन पूछा था, है ना, और मैं इतने बार पढ़ा चुका हूँ कि सब याद इज अनकाउंटेबल बट हैविंग मेजर 0। अब आप मुझसे पूछे सर इसका मेजर 0 कैसे होता है? देखिए वो मैथमेटिकली उसको प्रूव करना मुश्किल काम है, मतलब किसी बुक में आप ढूंढें, उसका प्रूफ देखें, समझें, बहुत बस ये खुशी की बात है ना। फिलहाल रिजल्ट जो है ये याद रखिए कि कैंटर सेट जो होता है, हाँ कैंटर सेट क्या होता है इस पे हम किसी दिन जरूर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसके कुछ 4-5 बिल्कुल प्रॉपर्टीज है ना, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे ढेरों एक्सप्लेनेशन है कैंटर सेट के। तो कैंटर सेट एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट है जिसका मेजर 0 है। क्या कोई दूसरा सेट है? अभी तक तो हमारी नजर में नहीं आया, मतलब कई लोग जब एग्जाम्पल देते हैं तो कैंटर सेट का ही देते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कभी खाली बैठे हो, मम्मी पूछे क्या ढूंढ रहे हो, कहते एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट ढूंढ रहा हूँ जिसका मेजर 0 है ना। सो अब देखिए, अब वापस आते हैं हम लोग अपने रिजल्ट में। कौन सा रिजल्ट? रिजल्ट नंबर 4। ये याद करो क्या था, अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऐसी बन जाए जिसका मेजर 0 हो तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो अब मुझे बताओ, अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट हो गई तो रीमान इंटीग्रेबल होगा? इसी रिजल्ट से बताना क्यों फाइनाइट का मेजर 0 होता है। यस यस सर। ठीक, अब बताओ, अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल हो गई तब भी 0। तब भी तब भी रीमान 0 होगा इंटीग्रेबल हो सर, जाएगा। किसने रीमान बताया? इंटीग्रेबल होगा। किसने बताया? रिजल्ट नंबर 4 ने बताया, यस सर। है ना। अगर सेट ऑफ हम्म। डिसकंटिन्यूटी कैंटर सेट पे डिफाइन हो गई तब भी सर तब भी सर रीमान इंटीग्रेबल होगा। तब भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। किसने बताया? रिजल्ट नंबर 4 ने बताया। तो सर ये सब क्यों लिखवाए थे? ये ऐसे ही लिखवाया था, है ना। वो कहते हैं ना हीरो लास्ट में आता है, पहले सब उसके चेले चपाटे। ये है ना, ये आया, साउथ का हीरो है भाई, आया, सारे रिजल्ट धड़ाम इसके आगे, है ना। और अब आप पूछोगे सर पहला वाला रिजल्ट अभी भी जिंदा है, तो मैं बोलूंगा बताओ, अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 तो उसका मेजर 0, रीमान इंटीग्रेबल। यानी कि हर रिजल्ट आप इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कई बार Yes, sir. इंटरव्यू में कई बार स्टूडेंट जो है आपस में बात करते हुए भी वो कहते हैं काम करो, फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन करो जिसका जो डिसकंटिन्यूटी है वो कैंटर सेट पे गिरे, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल भी हो जाएगा और डिसकंटिन्यूटी जो है वो अनकाउंटेबल भी हो जाएगी, है ना। तो सर इसमें मोनोटोनिक वाला कहीं टच नहीं आ रहा सर। मोनोटोनिक के पास बता रहा हूँ ना, मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है उसके पास कितनी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है? जंप टाइप एट मोस्ट अरे काउंटेबल होगा सर। एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। यस सर। वो तो पहले ही आ गया। वो तो जिक्र हो ही गया ना सर। काउंटेबल का तो हो गया सर। काउंटेबल का मेजर क्या होता है? 0। ठीक है। 0 0 इतना तो रीमान आ इंटीग्रेबल, गया सर, बाद में समझ आएंगे। हाँ। अब देखिए 2 मिनट बस 2 मिनट का क्लास बाकी है, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। देखो 2 एग्जांपल दे रहा हूं, जब पूछूं तब बताना, ठीक। ओपन 0 क्लोज्ड 1 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल है fx इक्वल्स टू sin 1 by x belongs to open 0 closed 1 and it is 1 when x equal to 0। एग्जाम्पल, दिमाग आप दिमाग लगाते रहो, ठीक है, मैं लिख रहा हूं बस, और एक साथ इसका डिस्कशन कर लेंगे। 1 when x belongs to q minus 1 x belongs to q complement fx 1 by q x equal to p by q 0 otherwise। ये 4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 60 सेकेंड्स का टाइम है, सोचिए, रीमान इंटीग्रेबिलिटी बताना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्लोज 0 1 एक बाउंडेड फंक्शन है जो क्लोज्ड एबी पे डिफाइन है। यस सर। ये कंटिन्यूस तो नहीं है, लेकिन इसकी डिसकंटिन्यूटी जो है 0 और 1 पे,
है ना, वो जो है वो एक, क्योंकि एक मोनोटोनिक फंक्शन है इसलिए ये जंप टाइप है, रीमान रीमान इंटीग्रेबल है सर ये। मोनोटोनिक है। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, मोनोटोनिक, ठीक। कोई भी फंक्शन आए जो मोनोटोनिक हो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। इस पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे 1 और -1, इसकी डिसकंटिन्यूटी देखेंगे तो हर जगह डिसकंटिन्यूस। इनफाइनाइट में Yes, sir. डिसकंटिन्यूटी हाँ, हो जाएगा। तो सर ये अनकाउंट, नहीं होगा सर, बाउंडेड क्यों? जोन क्योंकि इसकी अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटी होंगी, ये नहीं होगा, कंटूर से इसलिए ये नॉट नहीं। रीमान। सर। नॉन। अब इस पे आ जाइए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे 1/x। हाँ, इसका बताइए। सर ये होगा, सर क्योंकि एक रीमान ही इंटीग्रेशन पॉइंट होगा है। सर। हाँ, इस पे एक बहुत ही सारे point लोग है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये होगा क्यों। उसकी दो वजह हैं, एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है, पहले तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, दूसरा उनको दिखता है मोनोटोनिक है, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। क्यों? अनबाउंडेड है भैया। यस सर, Yes, फंक्शन तो sir. अनबाउंडेड है। 1 0 में इंफिनिटी आ रहा है। क्वेश्चन दे रहे हैं तो मतलब सोच रहे होंगे हम भी कुछ हैं। अब देखो सेकंड, साइन 1/x, इसके बारे में बताइए। ये है सर, ये फंक्शन बाउंडेड है सर। एग्जैक्टली, ये बाउंडेड है और एक डिसकंटिन्यूटी है ना, एक ये आ डिसकंटिन्यूटी, जाएगा। तो एक में तो आ जाएगा, सर कंटेबल में आ जाता है तो एक में तो आ ही जाएगा। ओके, इसका बताइए। पॉपकॉर्न ये भी नहीं होगा सर। अच्छा, नहीं नहीं कहाँ नहीं, कहाँ होती है इसकी नहीं होगा सर, डिस्कंटिन्यूटी? होगा सर। हाँ सर होगा एक ही सर, ये point वाला है, सर ये है नंबर हो जाएगा। हाँ, क्यू, और क्यू का मेजर क्या होता है? क्यू काउंटेबल सर, 0 काउंटेबल होता है। काउंटेबल है सर ये। सर इसका है रीमान इंटीग्रेबल। देखो पॉपकॉर्न ऑपकॉर्न के रिजल्ट मत भूला करो भाई, इतने बार डिस्कस किया है कि नहीं। चलो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। सर मजा एक चीज जरा हमें बता दें। यस बोलिए। सर यहाँ पे हम लोगों ने पहला जो डेफिनेशन रखा था कि फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे और बाउंडेड होना चाहिए। सर क्या इसको हम इस ऐसे अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन भी बाउंडेड और रेंज सेट भी बाउंडेड? हाँ, लेकिन उसमें कोई चालाकी कर जाएगा आपके साथ, वो डोमेन ऐसे लिख देगा। क्या सर? ये यस सर, हाँ, 0 है कि नहीं? हाँ, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम लोग प्रिसाइज कर देंगे, क्लोज्ड एंड बाउंडेड कर देंगे, तब कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। हाँ सर, ये ठीक है। ठीक है सर। So hope you enjoyed today's lecture. Thank you so much for joining. See you all tomorrow.